नमस्कार, स्वागत है आपका पब्लिक इंडिया पर। मैं हूं नीलू व्यास। कल आपने देखा कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने चार्जशीट फाइल की थी नेशनल हेरल्ड केस में, जिसमें कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी को अक्यूज बनाया गया है, और वो भी किस तरीके से। अक्यूज नंबर 1, अक्यूज नंबर 2 और तमाम गोदी मीडिया के चैनल्स ने ऐसा दिखाया है कि जैसे कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने पता नहीं कौन सा आपराधिक षड्यंत्र किया है। अब अगर चार्जशीट जिस तरीके से एक्सप्लेन की गई है, अगर आज के अखबारों में, सारे अखबार, आज मैं जितने भी अखबार थे उनको आज मैं उठाकर देख रही थी, चाहे वो हिंदुस्तान टाइम्स हो, चाहे टाइम्स ऑफ इंडिया हो, चाहे इंडियन एक्सप्रेस हो, सब ने चार्जशीट को एक्सप्लेन करते हुए कुछ तथ्य रखे हैं सामने। और आज मैंने सोचा कि उस पर बात करनी जरूरी है, और उसका काउंटर क्या होगा, आज उस पर हम बात करेंगे अपने खास मेहमान से। चार्जशीट ने क्या कहा है? चार्जशीट में उन्होंने एक 2017 इनकम टैक्स असेसमेंट ऑर्डर का उल्लेख किया है, और उसके मुताबिक जो भी चार्जेस हैं उनको उन्होंने गढ़ा है। अब इसमें ईडी ने एक सेक्शन 44 और 45 को इन्वोक किया है। ऑब्वियसली वो पीएमएलए एक्ट के तहत है, जिसमें उन्होंने कहा है कि सेक्शन 3 ऑफ द एक्ट, उसके तहत शायद तथाकथित रूप से राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने ऑफेंस किया है। सेक्शन 70 को उन्होंने इन्वोक किया है, जिसमें कि वाइकेरियस लाइबिलिटी फर्म की स्टैब्लिश होती है। उसके अलावा जो सेक्शन 4 है उसके तहत जेल की सजा भी है, कि 7 साल की इसमें जेल की सजा भी होगी। लेकिन जो पूरा मामला है कि एआईसीसी के जो ऑफिस बेरर्स हैं, और साथ में जो एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड है और यंग इंडियन का जो ये पूरा मामला है, कुछ में लोन्स को बताया जा रहा है, कुछ में ये कहा जा रहा है कि किस तरीके से शेयर होल्डिंग को इक्विटी में बदल दिया गया। ये बहुत पेचीदा मामला है, उसको समझने की जरूरत है। लेकिन गोदी मीडिया के जो चैनल्स है वो लगातार इस तरीके से कह रहे हैं कि देखिए, जो यंग इंडियन की जो पूरी प्रॉपर्टी थी, ऐसा लग रहा है कि वो सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने, जो 5,000 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी थी, वो उन्होंने अपने उसको पोजेस कर लिया है। बेसिकली उसको उन्होंने एक तरीके से हथियाने की कोशिश की है। तो जो ये चार्जशीट में जो ये बातें कही गई हैं, और कल जो डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी ने जो बात, कल जब जैसे ही चार्जशीट आई तो उन्होंने कहा कि ये पूरे मनगढ़ंत आरोप लगाए गए हैं, और इसको हम कोर्ट में इसको फाइट आउट करेंगे। लेकिन माजरा क्या है? क्या ये चार्जशीट और ये निष्कर्ष इस पर ईडी पहुंची है, ये आखिर क्यों किया गया है? आज इसको हम समझेंगे। हमारे साथ इस समय गुरदीप सप्पल है, जो कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी के परमानेंट इनवाइटी हैं, और साथ में मल्लिकार्जुन खड़गे के रणनीतिकार हैं, साथ में कांग्रेस इंचार्ज भी हैं। गुरदीप, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। और आज आपसे बात करने का मेरा मुख्य उद्देश्य यही था कि जो बातें, मन घड़ंत बातें जो इस चार्जशीट में लिखी गई हैं और जिस तरीके से लिखी गई हैं, उसको मैं समझना चाहती हूँ कि एक एक करके आज इस चीज को समझेंगे कि जो सेक्शंस इन्वोक किए गए हैं वो क्या एक्चुअली इस केस में अप्लाई करते हैं। जी गुरदीप। इन्हें जब आप चार्जशीट के सेक्शंस अभी सुना रही थी तो मेरे दिमाग में आ रहा था कि लोगों को उस चार्जशीट के भी सेक्शन सुनाने चाहिए जो 2G केस में इस सरकार ने किए थे, जिसको कोर्ट में उठा के फेंक दिया था और बरी हो गए थे, किसी को सजा नहीं हुई। वो सेक्शन भी सुनाने चाहिए जो चार्जशीट कोल केस में, 2G केस में पहले किया, फिर कोल केस में डॉक्टर मनमोहन सिंह के खिलाफ किए थे, कोर्ट ने उठा के फेंक दिया, उसकी कोई होती हुई। वो सेक्शन भी उठाने चाहिए जो बीजेपी ने पूरा प्रोपेगेंडा फोर्स पे रचा था और कोर्ट में गए और कोर्ट ने उठा के फेंक दिया। लगातार पिछले कुछ दशकों से बीजेपी की एक तरीका है कि कांग्रेस पार्टी के नेताओं पे झूठ बोलिए, एजेंसीज और मीडिया के दबाव को यूज करते हुए आप एक पब्लिक परसेप्शन क्रिएट कीजिए जैसे बहुत बड़ी एक गड़बड़, बहुत बड़ा घोटाला हो रखा है। तो चाहे वो बोफोर्स से शुरू हुआ हो, चाहे वो 2G की बात हो, चाहे वो कॉमनवेल्थ की बात हो, चाहे वो कोल की बात हो, चाहे अब एजेल केस की बात हो, नेशनल हेराल्ड की बात हो, ये तमाम केसेस फर्जी केसेस थे। ये तमाम केसेस ऐसे हैं जिसपे कि पूरी सत्ता होने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी और अब मोदी सरकार 11 साल से मीडिया पर, जांच एजेंसियों पर, प्रशासन पर एक पूरा शिकंजा है, उसके बाद भी आज तक किसी केस में कुछ प्रूव नहीं कर पाए हैं। इस केस में भी ऐसा ही है। ये एक फर्जी एजेंसी द्वारा, ईडी को मैं फर्जी एजेंसी बोलता हूँ, फर्जी केस लादा गया है ताकि बदनाम किया जा सके। ये भी, इसका हश्र भी वही होगा जो बाकी केसेस का हुआ है।
क्यों ये सब बातें कही जा रही हैं? उनको ये ईडी का ये कहना है कि उनके पास पेपर ट्रेल उनको मिल गया है, उनके पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। उन्होंने ये भी कहा कि हमारे पास विटनेसेस के अकाउंट्स हैं जिसके आधार पर ये चार्जशीट फाइल की गई है। तो क्या ये सारी चीजें मनगढ़ंत है जो ईडी कह रही है? पहली बात, ईडी को पेपर ट्रेल तो हेमंत सोरेन के मामले में मिला था, फिर हाई कोर्ट की फटकार पड़ी थी, हेमंत सोरेन को जेल से बाहर आना पड़ा। ईडी को पेपर ट्रेल तो 25,000 करोड़ का अजीत पवार के केस में भी मिला था। आज अजीत पवार उनके साथ सरकार में बैठे हैं, बीजेपी के साथ। ईडी को पेपर ट्रेल तो प्रफुल्ल पटेल के खिलाफ भी मिला था। प्रफुल्ल पटेल कहाँ पे हैं आज सरकार में, देख लीजिए। ईडी को पेपर ट्रेल तो हिमंता बिश्वा के खिलाफ भी मिला था शारदा केस में, लेकिन क्या हुआ। ईडी को पेपर ट्रेल तो मुकुल राय के खिलाफ ही मिला था, लेकिन क्या हुआ। तो ईडी की जो बातें हैं ना, वो ईडी के अपने रिकॉर्ड के दायरे में सुननी चाहिए। ये वो एजेंसी है जिसने पिछले 11 साल के अंदर 5,900 केस किए हैं। ये वो एजेंसी है जो 5,900 केस में केवल 23 केस प्रूव कर सकी है। कोई दुनिया की एजेंसी का रिकॉर्ड ऐसा नहीं हो सकता कि आप 5,900 केस करिए और केवल 23 प्रूफ करिए। वो एजेंसी है जो अधिकारों का गलत इस्तेमाल करके इस समय जिन लोगों पर उसने केस किए हैं, उनके 70,000 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी कब्जा करके बैठी है। 70,000 करोड़ की प्रॉपर्टी, लेकिन कुछ प्रूव नहीं कर पाते हैं। ये वो एजेंसी है जो केवल दबाव बनाने के काम आ रही है। ये वो एजेंसी है जो केवल बदनाम करने के काम आ रही है। इस एजेंसी का कोई ट्रैक रिकॉर्ड पिछले 10 साल के अंदर नहीं है। इस एजेंसी का कोई उपलब्धि 10 साल के अंदर नहीं है। ये एजेंसी केवल और केवल मोदी जी के हाथों में खेलती है। ये कि एजेंसी केवल और केवल बदनाम करने का काम करती है। आप मुझे ये बताइए, इस पूरे केस के अंदर पिछले साल, पहले तो 5-10 साल से लगातार ये था कि एजीएल की 5,000 करोड़ की प्रॉपर्टी ले ली गई। 5,000 करोड़ की प्रॉपर्टी। जब आपने अटैचमेंट किया तो 370 करोड़ का वैल्यूएशन किया। पहला झूठ कि 5,000 करोड़ की प्रॉपर्टी थी नहीं, 370 करोड़ का वैल्यूएशन किया। दूसरा, जब आपने उसको अटैच करने की परमिशन ली, तो अटैच करने की परमिशन के वक्त एक शर्त होती है कि आप 365 दिन के अंदर इस पे चार्जशीट फाइल करोगे। कल 365वां दिन था। ऐसी एजेंसी जिसने केवल केस को आगे लंबा खींचने के लिए आखिरी दिन चार्जशीट फाइल की है। ये इस देश का आम गरीब आदमी, इस देश का आम नौकरी पेशा आदमी या कोई छोटा बिजनेसमैन इस बात को जानता है कि अगर उसको हैरेस करना होता है कानूनी प्रक्रिया से, तो कैसे उसको आखिरी दिन फंसाया जाता है। आखिरी दिन आप केस फाइल करते हैं, आप खींचने के लिए करते हैं। ईडी के पास अगर सबूत होते तो 365 दिन इंतजार नहीं करती। 365वें दिन उन्होंने चार्जशीट दाखिल की है। इस चार्जशीट का हश्र वही होगा जो तमाम उन बातों का बीजेपी की हुई है जो पिछले 10 साल, 12 साल, 15 साल से इस देश को बरगलाने के लिए कर रहे हैं। लेकिन मैं इस पर्टिकुलर केस के गुरदीप कुछ पॉइंट्स भी आपसे समझना चाहती हूँ। जैसा आपने कहा कि एक तो डिलेड चार्जशीट थी और ऑब्वियसली ये हो सकता है कि भाई उनके पास कोई भी तथ्य नहीं हो, इसलिए उनको बहुत ज्यादा टाइम लग गया और लास्ट डे उनको मजबूरी वश चार्जशीट फाइल करनी पड़ी। आई गॉट दैट पॉइंट व्हिच यू सेड, बट आई वांट टू टॉक अबाउट सम अदर चार्जेस व्हिच हैव बीन लिस्टेड इन दिस पर्टिकुलर चार्जशीट, जिसमें कि अब मैं एक एक करके उन पॉइंट्स पर आऊंगी। जैसे कि उन्होंने ये कहा है कि इसमें कैसे वो शेयर्स थे और उनको इक्विटी में बदल दिया गया। अब ये भी एक आपराधिक षड्यंत्र के रूप में उसको पेश किया जा रहा है कि, और जबकि ये नॉर्मल है, ऐसा होता है इस चीज को कि शेयर्स को आपने कैसे इक्विटी में बदल दिया। नाउ इज दैट अ बिग ऑफेंस? इसको थोड़ा सा अगर आप एक्सप्लेन करें ताकि दर्शकों को भी ये समझ में आए कि ये किस तरीके का झूठ इस पर बोला जा रहा है। देखिए, केस क्या है। पहले तो मनी लॉन्ड्रिंग का केस है। मनी लॉन्ड्रिंग की शर्त होती है कि आपने कोई जुर्म किया हो और जुर्म करके आपने उससे जो प्रॉफिट हुआ हो उसको कहीं इन्वेस्ट किया हो। इसको मनी लॉन्ड्रिंग बोला जाता है। मनी लॉन्ड्रिंग और कुछ नहीं है। प्रोसीड्स ऑफ क्राइम इन्वेस्टेड इन समथिंग इज मनी लॉन्ड्रिंग। अब यहाँ पे क्राइम क्या है, पैसा कहाँ से आया, कितना आया और पैसा कहाँ इन्वेस्ट हुआ, यही 3 चीजें हैं। नेशनल हेराल्ड आजादी के आंदोलन में एक अखबार निकाला जवाहरलाल नेहरू जी ने, हिंदी में नवजीवन, उर्दू में कौमी आवाज। वो अंग्रेजों से लड़ने के लिए किया गया क्योंकि उस वक्त का मीडिया अंग्रेजों की बात बोलता था। आजादी के आंदोलनकारियों की बात बोलने के लिए ये अखबार शुरू किए गए और एक कंपनी का नाम था
एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड, जो कांग्रेस के वो तमाम नेता जो कि समर्थ थे, उन्होंने शेयर खरीद के इसको बनाया था। अब वक्त गुजरने के साथ साथ जैसे देश में बाकी मीडिया हाउसेस नुकसान में आए और बहुत सारे मीडिया हाउसेस बंद हुए, एसोसिएटेड जर्नल भी, एजेएल भी नुकसान में आया। पर चूंकि वो आजादी के आंदोलन से जुड़ा था, कांग्रेस पार्टी की विरासत से जुड़ा हुआ एक अखबार था, तो कांग्रेस पार्टी ने समय समय पर चेक से उधार देकर एजेएल को जिंदा रखा। 100 चेक दिए गए अलग अलग वक्त में और 90 करोड़ रुपया इन्वेस्ट किया, कांग्रेस लोन दिया कांग्रेस पार्टी ने, ताकि एजेएल के कर्मचारियों की सैलरी मिल सके, उनकी ग्रेच्युटी पे हो सके, उनका पीएफ पे किया जा सके, और किसी काम के लिए नहीं दिया था। जो पत्रकार थे उनकी सैलरी, उनकी ग्रेच्युटी, उनके पीएफ के लिए 90 करोड़ रुपए दिया गया। एक वक्त ये आया कि अब 90 करोड़ वापस कैसे करे, ये उलझन थी। तो जैसा कि होता है, और आपको मालूम है कि एक प्रावधान होता है कंपनीज एक्ट में कि कोई कंपनी किसी दूसरी कंपनी का कर्जा टेक ओवर कर सकती है, और कर्जा टेक ओवर करते हुए वो उसमें अपनी इक्विटी शेयर होल्डिंग कर लेती है। यानी कि मैंने, ए कंपनी ने बी कंपनी को पैसे दिए और पैसे के बदले में बी कंपनी से शेयर ले लिए। तो यंग इंडिया नाम की एक कंपनी बनी, उसने 50 लाख रुपए देकर वो सारा कर्जा अपने पर लेके खत्म किया और बदले में शेयर लिए। अब ये वो प्रक्रिया है जो एनसीएलटी के माध्यम से, एनसीएलटी जो है वो वैधानिक संस्था है, वो भारतीय जनता पार्टी के राज में पिछले 10 साल में उसको अधिकार दिए गए, और हर हफ्ते किसी न किसी कंपनी का कर्ज कोई दूसरी कंपनी टेक ओवर करती है और टेक ओवर करके डेट को इक्विटी में बदलती है। अगर ये क्राइम है तो वो तमाम केसेस भी क्राइम है, जैसे बाबा रामदेव ने रुचि सोया के खरीदे केसेस, है ना। इस तरह के मैं बहुत सारे केसेस गिना सकता हूं, जो केसेस एनसीएलटी के थ्रू डेट को इक्विटी में बदला गया और टेक ओवर किया गया। इसके लिए बाकायदा कंपनीज हैं, बैड डेट का कॉन्सेप्ट है, एसेट्स रीस्ट्रक्चरिंग कंपनीज अलाउड है, एआरसी जिनको बोलते हैं, और ये तमाम काम हर हफ्ते हो रहा है, देश में हो रहा है, हेयर कट के माध्यम से हो रहा है, जहाँ पे 100% अगर 100 रुपए का कर्जा है तो आप 10 रुपए जमा करके, 5 रुपए जमा करके, 200 रुपए जमा करके आप, सॉरी 20 रुपए जमा करके आप वो टेक ओवर कर लेते हैं। ये एक प्रक्रिया है, सतत प्रक्रिया चलती है। मैं, अगर आप मुझे 1 सेकंड दें तो हाँ प्लीज। एक मिनट, ठीक है। आईबीसी लॉ के अंदर बहुत सारे ऐसे केसेस हुए, जैसे मैं आपको बताऊं, रोहित फेरोटेक है, अब 4,221 करोड़ का लोन था और वो 496 करोड़ में सेटल हुआ। रिलायंस नेवल एंड इंजीनियरिंग का लोन था 12,883 करोड़ का, वो 2,043 करोड़ में सेटल हुआ। सिवा इंडस्ट्रीज का लोन था 4,030 करोड़ का, वो 5 करोड़ में अपफ्रंट और 318 करोड़ के फ्यूचर इन्वेस्टमेंट में सेटल हुआ, ठीक है ना। इसी तरह से डीएचएफएल का था पीरामल को 1,64 करोड़ का सेटलमेंट था, 37,000 करोड़ में सेटल हुआ। ऐसे बहुत सारे केसेस, भूषण स्टील को टाटा ने टेक ओवर किया था, 35,200 करोड़ का लोन था और 18,000 करोड़ में सेटल हुआ। ऐसे बहुत सारे हैं। अब लैंको थर्मल का था, 33,000 करोड़ का लोन था और 136 करोड़ में सेटल हुआ, 0.4% पे। ये मैं कुछ एक केसेस इसलिए गिनाए कि ये वो तमाम केसेस हैं जो कि डेट को इक्विटी में बदलने का, या एनसीएलटी के थ्रू बैड डेट को लेने का, या एसेट रिस्ट्रक्चरिंग करने के माध्यम से टेक ओवर होते हैं। इसी प्रावधान के तहत यंग इंडिया ने इक्विटी लेके उसका लोन अपने ऊपर ले लिया। ये एक कानून समझ। अब एग्जाम्पल्स गुरदीप आपने नहीं दिए। नहीं, अब मैं अभी मैं इस पे भी आ रहा हूँ, रुकिए, पूरी हाँ बात करने दीजिए। इसके अंदर पार्ट 2 था, ये जो कंपनीज टेक ओवर करती हैं, जब इक्विटी लेती हैं तो इन कंपनी के एसेट्स उस दूसरी कंपनी पे चले जाते हैं। जैसे भूषण स्टील के एसेट सारे टाटा पे चले गए, भूषण स्टील का जो भी कमाई होगी अब वो टाटा की होगी, भूषण स्टील का जो भी डिविडेंड आएगा वो टाटा के थ्रू आएगा। ये होता है। लेकिन जब एजेएल के इक्विटी यंग इंडिया को गया तो तभी ये शर्त लगा दी गई कि ये नॉन प्रॉफिट कंपनी होगी, इसका कोई भी एसेट एजेएल का ट्रांसफर नहीं होगा, इसका कोई भी प्रॉफिट उसके यंग इंडिया के शेयर होल्डर्स को नहीं जाएगा, इसका कोई भी डिविडेंड
यंग इंडिया के शेयर होल्डर्स को नहीं जाएगा, इसको जो किराया आता है बिल्डिंग्स का वो भी कहीं नहीं जाएगा। यानी सारी प्रॉपर्टी, सारा डिविडेंड, सारा किराया, हर चीज वो एजेल पे रहेगी। अब जब वो कुछ ट्रांसफर नहीं हुआ, केवल लोन ट्रांसफर होना था मदद के लिए, और उसके लिए इक्विटी में हिस्सा मांगा गया, तो ये गैर कानूनी तो है ही नहीं, बल्कि इसमें सारे के सारे फ्यूचर प्रॉफिट जेल में छोड़े गए। तो पहला तो क्राइम नहीं था कोई, क्योंकि ये रोज देश में हो रहा है। दूसरा, उस क्राइम से कोई कमाई नहीं हो रही, क्योंकि जितना पैसा है, जितनी प्रॉपर्टी है, जितना डिविडेंड है, वो सारा एजेल में रहेगा। और जब कोई पैसा नहीं है, कोई प्रॉफिट नहीं है, तो प्रॉफिट के इन्वेस्टमेंट का सवाल भी नहीं उठता। इसलिए हम ये कह रहे हैं कि ये केस फर्जी है। इस केस के अंदर कुछ नहीं है, ये नहीं, केवल लेकिन इसमें लोगों को ईडी का भ्रम। अगर लॉजिक होता, अगर हाँ, होता नीलू जी, ये 12 साल से केस चल रहा है, मोदी सरकार 11 साल हो गए, वो कुछ नहीं इसमें ढूंढ पाए हैं। उन्होंने 30-30 घंटे सोनिया जी की पूछताछ भी की है, उन्होंने राहुल गांधी जी की पूछताछ की है, उन्होंने खड़गे जी की पूछताछ की है, उन्होंने वोरा जी के पास भेजे थे, उन्होंने पवन बंसल जी की पूछताछ की है, कांग्रेस के और नेताओं की पूछताछ की है, कहीं कुछ मिला नहीं आज तक। इसलिए कल 365वें दिन केवल केस को लंबा करने के लिए एक चार्जशीट सबमिट की गई है, और वो चार्जशीट जो पुरानी चार्जशीटों का हाल दूसरे केस में हुआ, इस केस में वही हश्र होगा। नहीं, लेकिन जब ईडी का मैं लॉजिक समझना चाह रही हूँ, और जब ईडी के ईडी लिए का जो लॉजिक क्या है? ईडी का लॉजिक है जो मोदी जी ने बोला वो करना है, और मोदी जी के आगे लोगों को झुकाना है। या तो मोदी जी के आगे झुका दो या बदनाम कर दो। मुकुल राय को झुका दिया, अजीत पवार को झुका दिया, प्रफुल्ल पटेल को झुका दिया, हिमंता बिश्वा मिश्रा को झुका दिया, ऐसे बहुत सारे लोग इनको झुका दिया। डंडा मार के आपको झुकाना है। राहुल गांधी तो झुकेंगे नहीं, सोनिया गांधी तो झुकेगी नहीं, तो उनको बदनाम कर दो। और कोई लॉजिक नहीं है इसमें, आप लॉजिक ढूंढिए भी मत, नहीं इसमें लॉजिक लॉजिक नहीं मिलेगा आपको। नहीं जिस लॉजिक एजेंसी के 5,900 केस में से केवल 23 केस प्रूव कर पाई हो, उस एजेंसी के लॉजिक मत ढूंढिए, उसके इलॉजिक पे काम कीजिए एज अ पत्रकार, नहीं, कि ये इसीलिए नहीं इलॉजिकल काम क्या हो रहा है। नहीं नहीं इसीलिए आज मैंने आपका इंटरव्यू किया, और ये समझने की भी कोशिश कर रही हूँ कि जो सेक्शंस लगाए गए हैं इस चार्जशीट में वो कितने लॉजिकल हैं, और आप उसको एक्सप्लेन भी कर रहे हैं। लेकिन जो एग्जांपल्स आपने दिए गुरदीप, मैं ये आपसे जानना चाह रही हूँ कि अगर उनके केस में वो अपराध नहीं हो सकता है, तो ईडी अब किस हिसाब से वो प्रूव करेगी चार्जशीट फाइल करके? क्या वो बस ये कह अरे देगी कि प्रूव करेगी सोनिया नहीं, गांधी उन्होंने और इन्होंने हेमंता ऐसा पे, किया? उन्होंने हेमंत सोरेन पे लगाए थे आरोप। ठीक चुनाव के बीच में उसको जेल भर में बंद कर दिया। सिटिंग मुख्यमंत्री को आपने जेल की थी, उनको इस्तीफा देकर दूसरे को रखना पड़ा। जिसको रखा उसको ईडी के दबाव से बीजेपी में मिला लिया, जिसको उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया था। उसके बाद जब कोर्ट में केस गया, इसी ईडी का केस गया, तो कोर्ट ने फटकार लगाई कि केस है ही नहीं, आपने कैसे गिरफ्तार किया सिटिंग मुख्यमंत्री को। तो हेमंत सोरेन आज मुख्यमंत्री दोबारा जीत के आ गए। ईडी सुप्रीम कोर्ट में गई, सुप्रीम कोर्ट ने केस बाहर फेंक दिया। यही वो ईडी है। चार्जशीट की थी ना 2G में, आप लगाने को कोई भी आप लगा दीजिए चार्जेस, कोई भी धारा लगा दीजिए। सवाल ये है कि पिछले 11 साल में एक भी कांग्रेस के नेता को आप सजा करवा पाए? 2G, कोल, कॉमनवेल्थ, इतनी बातें आप करते थे। बीजेपी की तो आदत है, वो बड़ी बड़ी बातें करके बदनाम करते हैं और मीडिया उनका भोंपू बनता है। आप जैसे लोग तो कम है जो सच की बात करते हैं। आज रविशंकर प्रसाद जी पीसी कर रहे थे, मुझे उनकी पीसी याद आई जो 2011 में की थी। एक टास्क फोर्स बनाया गया था बीजेपी द्वारा, अजीत दोवल उसमें थे, जो पिछले 11 साल से राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं देश के, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल पर्सन। अडवाणी जी ने वो रिपोर्ट रिलीज की थी, सुब्रमण्यम स्वामी साथ में थे उसमें, कि इस देश का जीडीपी का 20%, जो उस वक्त 12 लाख करोड़ था, वो विदेशों में काला धन है, और कांग्रेस का लोगों का काला धन है, हम लेकर आएंगे। रविशंकर प्रसाद को पूछना था तो ये सवाल पूछना चाहिए, वो 12 लाख करोड़ रुपया जो आपने देश को एक रिपोर्ट जमा करके कहा था और कहा था वापस लेके आएंगे, आज 11 साल बाद आप वो पैसे का क्यों नहीं लाते? आज तो आपके जेम्स बॉन्ड, जिनका निक नेम रखा गया है अजीत दोवल, वो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं, तो ले आते पैसा वापस। तो ये लोग इस तरह की बातें करते हैं कि 12 लाख करोड़ कांग्रेस का बाहर है जमा, हम लेकर आएंगे। अरे कांग्रेस ने सुभाष चंद्र बोस के साथ बड़ा गलत किया, हम उनकी चिट्ठियां पब्लिक करेंगे। अब तो सारी चिट्ठियां पब्लिक हैं, सारी फाइलें पब्लिक हो गई। आज कोई नहीं बोलता ना बीजेपी का आदमी
कि सुभाष चंद्र बोस का नेहरू जी का रिश्ता क्या था, क्योंकि इसमें साबित हो गया कि कितना गहरा रिश्ता था और कैसे उनके परिवार की नेहरू जी और उसके बाद इंदिरा जी ख्याल करती रही। तो ये जो झूठ बोलते हैं ना, मुझे याद है एक केस, अरुण अरुण जेटली जी ने एक ब्लॉग लिखा था। उन्होंने ब्लॉग में एक रिपोर्ट थी, अब उसका नाम नहीं ले रहा हूं, जो कि चाइना वॉर के बारे में रिपोर्ट बनी थी। और उस ब्लॉग को लिख के उन्होंने कहा था कि जैसे ही हमारी सरकार बनेगी और डिफेंस मिनिस्टर बनूंगा, हम सबसे पहले वो रिपोर्ट पब्लिक करेंगे ताकि नेहरू जी का चाइना वॉर में गलत रोल देश के सामने आ पाए। और मैं आज आपके शो पे बता रहा हूं, जब वो डिफेंस मंत्री बने और तब मैं उपराष्ट्रपति जी के साथ था, उनके ओएसडी के रूप में काम करता था, मैंने उनको, जेटली जी को पूछा कि अब आप रिपोर्ट पब्लिक कब कर रहे हैं, उनके डिफेंस मंत्री बनने के बाद 14 में। तो उन्होंने मुझे बोला कि मैंने रिपोर्ट बुला के पढ़ी, हम वो रिपोर्ट पब्लिक नहीं कर सकते। और उन्होंने अपना ब्लॉग डिलीट किया और बोला नहीं, ये देश हित में नहीं है, नेहरू जी की कोई गलती नहीं है, हमने गलत चीजें, हमें सुनते थे। तो सुनते कहां से थे आप आरएसएस का झूठ सुनते थे। आज पूछिए, आज आरएसएस का कोई आदमी उस रिपोर्ट की, 62 की रिपोर्ट की बात करता है? कोई नहीं करता है। आज आरएसएस का कोई आदमी नेहरू जी की समय पे जो बोस फाइल थी, सुभाष चंद्र बोस फाइल थी, उसकी बात करता है? नहीं करता है। आरएसएस का झूठ सब जगह है, वो एजेएल में भी है, वो झूठ भी खत्म हो जाएगा। वो डराना चाहते हैं तो डरने वाले तो है नहीं, बदनाम करना चाहते हैं तो सच सामने आ जाएगा, बस इतना कहना है। एक और एस्पेक्ट है इस चार्जशीट का, जिसके बारे में ये कहा जा रहा है कि अब 100% ओनरशिप को लेकर बातचीत हो रही है कि यंग इंडियंस में सोनिया गांधी और राहुल गांधी की 100% ओनरशिप हो गई है। जब तक मोतीलाल वोरा जी और ऑस्कर फर्नांडिस थे तब तक 38% ईच थी। अब क्योंकि किसी ने क्लेम नहीं किया, इसलिए 100% ओनरशिप अब उनकी हो गई है। इसको लेकर भी बहुत बढ़ा चढ़ाकर बातें कही जा रही हैं हर वेबसाइट में। ओनरशिप नहीं है, जी ओनरशिप के साथ एक दो चीज होती है, एक आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या आई और दूसरा आपको फायदा क्या आया। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या ले ली उन्होंने कि 90 करोड़ का कर्जा माफ करने का, ये ले लिया क्योंकि एजेएल भी कांग्रेस से जुड़ा है, यंग इंडिया भी कांग्रेस से जुड़ा है, सोनिया गांधी राहुल गांधी भी कांग्रेस से जुड़े हैं। और फायदा क्या था कि वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो सकती थी, उन्होंने मना कर दिया। प्रॉफिट ले सकते थे, नॉन प्रॉफिट कंपनी बना दी। किराया आ सकता था यंग इंडिया में, वो उन्होंने मना कर दिया। तो ना एसेट्स, ना डिविडेंड, ना प्रॉफिट, ना किराया। तो इसमें क्या गलती है? उन्होंने तो जिम्मेदारी ली कि हमारी विरासत का एक अखबार है और वो अखबार जिंदा रहना चाहिए, उसके ऊपर जो कर्जा है वो कर्जे को माफ करने के लिए डेट इक्विटी में कन्वर्ट कर दिया। ये कौन सी लेकिन दुनिया के अंदर ये क्राइम इसको बोला जा सकता है? ये कोर्ट भी नहीं लेकिन बोलेगा। नहीं, ये जो नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी की बात कही जा रही है अंडर सेक्शन 25, इसमें ईडी बार बार ये बात कह रही है कि जो उनके पास जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है वो ये शो करता है कि उन्होंने कोई भी चैरिटेबल एक्टिविटी नहीं की है। आई एम एग्जैक्टली कोटिंग दैट लाइन फ्रॉम द कॉपी ऑफ दिस चार्जशीट। उसमें ये है कि yes, ED has maintained that the company did not engage in any charitable activities, and the agency has found no expenses related to such activities during Young Indians' existence. मैं चाहती हूँ कि आप इस चीज की भी सच्चाई बताएं कि आखिर ऐसी बात चार्जशीट में क्यों लिखी गई है। वो ये कह रहे हैं कि उनके पास पेपर ट्रेल है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, जिसमें कि कोई भी चैरिटेबल एक्टिविटी में इंडल्ज किया ही नहीं है इस कंपनी ने। अरे आप उस एजेंसी की बात पूछ रहे हो जिसने बोला था डॉक्टर मनमोहन सिंह कोल में और कोर्ट ने खारिज कर दिया था उनका केस? तब भी तो कुछ बोला था ना उन्होंने। हम्म। हेमंत सोरेन के मामले में बोला था ना कि जमीन घोटाले में उनका नाम है, कोर्ट ने नहीं माना। ये तो बोलने से क्या होता है? इस देश में पुलिस और जांच एजेंसियां क्या क्या बोलती हैं और क्या क्या बुलवाती हैं, कोई रहस्य तो है नहीं। आप उसको यकीन करके मेरे से डिस्कस करना चाहते हो कि ईडी ने ये बोला। मैं तो ये कह रहा हूं, आप इतिहास देखो कि ईडी ने क्या क्या बोला। ईडी ने बोला था कि अजीत पवार के बारे में, वो जो कोऑपरेटिव बैंक स्कैम था, 25,000 करोड़ का उनके पास पेपर ट्रेल है, 25,000 करोड़ का। फिर अब क्यों नहीं बोलते? ईडी तो जब जो बुलवाती है सरकार उनसे वो बोल देते हैं। आज वो 25,000 करोड़ का मामला नहीं है ना। आज हेमंता विश्व शर्मा श्राद्धा केस में जिसकी पूछताछ हुई, ईडी ने कोर्ट गया, ईडी ने बयान दिए। आज वो बीजेपी के मुख्यमंत्री, ईडी चुप है ना।
तो ईडी कब क्या बोलती है, आप ये समझिए कि वो भाषा को आप बीजेपी की नीयत से मिलाइए तो सच मिलेगा। ये वही ईडी है ना कि 2G में उन्होंने चार्जशीट दाखिल तो की थी, क्या हुआ फिर? ऐसे ही किसी ने किसी क्लॉज में लिखकर, क्लॉज ए में ऐसा हुआ, क्लॉज बी में ऐसा हुआ, क्लॉज सी में ऐसा हुआ, ऐसा सबूत मिला, ऐसा इसने किया गया, सुप्रीम कोर्ट ने सब बाहर फेंक दिया। कोर्ट ने आज 2G की कोई बात नहीं करता है। और जो नीति पे पूरा बीजेपी चिल्लाती थी, उस नीति से 4 कदम आगे जाके, वो तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व की नीति थी ना, कि जो पहले स्पेक्ट्रम मांग रहा है उसको दे दिया। अब एलन मस्क को तो बिना किसी नीति के स्पेक्ट्रम दे रहे हैं। हम्म। आप ये समझिए, ये जो बातें बोली जाती है ईडी द्वारा, बीजेपी के प्रवक्ताओं द्वारा, वो केवल मिसलीड करने के लिए बोली जाती है। आज मैं दावा करता हूं ना, वो 12 लाख करोड़ के लिए भी पूरी रिपोर्ट है, 80-82 पेज की रिपोर्ट निकाली थी। अजीत दोवल के साइन है, सुब्रमण्यम स्वामी के साइन है, अडवाणी जी ने रिलीज की थी, बीजेपी की वेबसाइट पे आज भी मौजूद है, सर्च कीजिए टास्क फोर्स ऑन ब्लैक मनी। तब भी बड़ी पूरी 82 पेज में पूरा डिटेल दिया गया, कैसे उन्होंने डिस्कवर किया, कहाँ पैसा है, किसका पैसा है, कितना पैसा है, ये हम लेकर आएंगे। जब सरकार बन गई तो जैसे ईडी अब ये कह रहा है क्लॉज, वैसे सारे क्लॉज गायब हो गए। अब तो नहीं, आई एम ग्लैड। नहीं नहीं, तो सवाल ये है कि जो आप ईडी की बात करते हो, मैं ईडी की बात नहीं करता हूँ। मेरे को एक चीज मालूम है, ईडी ने पिछले 10 साल में 5,900 केस किए, 23 केस साबित कर पाए। ईडी ने पिछले 10 साल के अंदर 193 पॉलिटिशियंस पे केस किए, जिसमें 95% अपोजिशन के थे, और उनमें से जो अपोजिशन के लोग बीजेपी से मिल गए, वो केस वहीं रुक गए। पर हम ये जानते हैं कि 1 साल तक ईडी के पास कोई सबूत नहीं था, इसलिए 365वें दिन उनको चार्जशीट फाइल करनी पड़ी, ताकि केस अदरवाइज कल खत्म हो जाता। इसको लंबा खींचने के लिए करना पड़ा। और हम ये जानते हैं कि सुब्रमण्यम स्वामी हो या ईडी हो, जो 5,000 करोड़ रुपए की संपत्ति का मामला है, वो 369 करोड़ रुपए आके टिक गए। तो आपकी हर बात गलत निकलती है, ऐसा कैसे हो सकता है? दुनिया में ऐसे कौन से जेम्स बॉन्ड है, ऐसे कौन सी जांच एजेंसी है जो बुक से जो निकाले वो गलत, कोर्ट में जो पेपर दे वो गलत? तो हम इसकी बात करेंगे कि नहीं, ये आई एम ग्लैड एजेंसी यू हैव फर्जी है, एक्सप्लेन्ड फर्जी दिस। केस है। एक छोटा सा क्लैरिफिकेशन और है, आज इस इंटरव्यू का मकसद ही यही था कि जितने भी चार्जशीट में झूठ बोले गए हैं, कम से कम उनको डिबंक किया जाए। अब एक पॉइंट और जो गुरदीप आ रहा है निकल कर, वो ये है कि बार बार चार्जशीट में 2-3 बार इसका रेफरेंस है कि 2017 में जो इनकम टैक्स असेसमेंट ऑर्डर था, उसका हवाला देते हुए ये कहा गया है कि young Indian evaded 414 crores in taxes by तो मुझे ये illegally बताइए कि filing 17 के बाद 25 चल रहा है, 8 साल में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या सो रहा है उसके पास? हम्म। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को आप जानती है ना, कैसे लोगों के घर में घुस के करता है। जरा किसी पे इनकम टैक्स की रेड हुई हो, इनकम टैक्स से नोटिस आया हो, जरा उससे पूछिए, इनकम टैक्स वाले 8 साल तक सो जाते हैं? क्या कर रहा है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट 8 साल से? फिर यही मोदी प्रधानमंत्री है, यही निर्मला सीतारमन है वित्त मंत्री, यही अमित शाह गृह मंत्री है। आपने बोल दिया, बोल के चार्जशीट में डाल दिया, 8 साल से आपने किया क्या उस केस पे? फिर तो जो बोला जा रहा है उसके बाद कार्रवाई क्या हुई वो भी तो देखिए। नहीं, ईडी की मंशा तो साफ दिख रही है, लेकिन अब मैं 2-3 पॉलिटिकल सवाल छोटे छोटे करूंगी एंड देन वील वाइंड अप द शो, कि ये क्या एक नर्वसनेस का साइन है? क्योंकि कल बहुत सारी चीजें हुई थी सुबह, तेजस्वी यादव और राहुल गांधी, आप भी उस मीटिंग में थे जब मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर वो मीटिंग हुई, हम सबने वो विजुअल्स देखे। दोपहर में हमने देखा रॉबर्ट वाड्रा मार्च करते हुए ईडी के दफ्तर में जा रहे। उसी समय राहुल गांधी गुजरात का दौरा था, उसके विजुअल सामने आते हैं, और शाम होते होते ये चार्जशीट फाइल होती है। ये क्या एक पॉलिटिकल नर्वसनेस का इंडिकेशन है कि मोदी सरकार बहुत ज्यादा डर गई है, जो भी सक्रियता कांग्रेस इस समय खासकर बिहार और गुजरात में दिखा रही है? देखिए, दो चीजें हैं। कल एक और भी रेड हुई, प्रताप सिंह कचरियावास हमारे नेता हैं, उनके ऊपर भी रेड हुई है। पिछले दिनों भूपेश बघेल जी पे रेड हुई है, ठीक है ना। लगातार कुछ ना कुछ करते हैं। क्या है कि जब जब कांग्रेस पार्टी जमीन पे उतर कर जोर से काम करती है, तब तब घबराहट फैलती है। जब जब कांग्रेस आगे बढ़ेगी, ईडी आगे बढ़ेगी। अभी कल क्या है, कल राहुल जी गुजरात गए, आज भी गुजरात में है।
और वहां पे जो हमने अहमदाबाद में फैसला लिया था कि अपने संगठन को मजबूत करने के लिए काम शुरू करेंगे और सारे जिलों में नए सिरे से संगठन बनाकर मोदी के गढ़ में चुनौती देने की बात हुई है। और राहुल जी ने कहा भी, और पार्टी इस बात से एक मत है कि गुजरात हमको हर हाल में इस चुनाव में जीतना है, जो आने वाले चुनाव है, और उसके लिए तैयारी शुरू कर दी है। तो जब हम ये तैयारी करते हैं, तो जब जब वो आगे बढ़ेंगे तो ईडी आगे बढ़ेगी, कोई नई बात नहीं है। समस्या सिर्फ मोदी की ये है कि ईडी के मार्फत से जैसे वो औरों को डरा चुके हैं, वो राहुल गांधी को डरा नहीं पाते हैं, वो राहुल गांधी को झुका नहीं पाते हैं उनको। मैं एक और बात कहूंगा, हम छोटे थे, कॉलेज में होते थे जब राजीव जी की हत्या हुई थी, और आप भी उस समय कॉलेज में रही होंगी। उस समय पूरा आरएसएस के लोग चिल्लाते थे कि सोनिया जी तो अब देश छोड़ के चली जाएंगी, राहुल गांधी को लेके बच्चों को लोग। सोनिया जी इस देश में रही ना, भारतीय परंपरा को उन्होंने निर्वहन किया, भारतीय राजनीति की जिम्मेदारियां संभाली और त्याग किया, प्रधानमंत्री का पद नहीं लिया। लेकिन बीजेपी का प्रोपेगेंडा उस दिन से चल रहा है। वही प्रोपेगेंडा उन्होंने चलाना शुरू किया था आज से 7-8 साल पहले, कि अब केस बन गया है, अब देखिए ये कैसे भागते हैं ये लोग। ये गली गली में भी आरएसएस के लोग प्रोपेगेंडा करते थे, क्या सोनिया जी कहीं भागी, कहीं राहुल जी कहीं गए, रॉबर्ट वाड्रा पे आप कर रहे हैं, क्या प्रियंका जी कहीं झुकी। ये लोग जो है आरएसएस के लोग, ये इस तरह की कार्रवाइयों से, इस तरह की बातों से ना केवल मनोबल गिराने की कोशिश करते हैं, वो बदनाम करने की कोशिश करते हैं, और एक इस तरह का चित्र खींचते हैं जैसे कि ये लोग खुद ब खुद डर कर पीछे हट जाएं। लेकिन खुद आरएसएस के लोग ये हैरान होते हैं, और मेरे से व्यक्तिगत बातचीत में बीजेपी के सीनियर नेता बहुत बार ये चर्चा कर चुके हैं, वो पब्लिकली नहीं बोलते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि हम लोग हैरान होते हैं कि सोनिया गांधी जैसी महिला, जिसने अपना सब कुछ खोने के बाद कैसे इस देश में अपने परिवार को, अपनी पार्टी को और सरकार बनने पे राष्ट्र को संभाला है, इसकी मिसाल पूरी दुनिया में कोई और नहीं मानते। ये बीजेपी के नेता भी प्राइवेट बातचीत में बोलते हैं। इसलिए वो इस बात को कभी समझ नहीं पाएंगे कि ये परिवार वो कुर्बानियां दे के बना है। ये परिवार, अभी कल एक बीजेपी के नेता ने ट्वीट किया था जिसमें मोतीलाल नेहरू जी टूटेड बूटेड और एक बच्चे जवाहरलाल नेहरू साथ में है, और उनकी माता जी वहां पे फोटो है, और लिखा कि अंग्रेजों की तरह पहना हुआ है। यस, मोतीलाल नेहरू सबसे बड़े बैरिस्टर हुआ करते थे। उस जमाने में कहा जाता है कि 1 लाख रुपए इनकम टैक्स थी रोज की उनकी, उस जमाने में। लेकिन देश के लिए वो सारी संपत्ति दान कर दी। वो सूटेड बूटेड छोड़कर वो खादी पर आ गए। सूटेड बूटेड महात्मा गांधी भी होते थे, बैरिस्टर थे, छोड़कर एक धोती में आ गए, अपना सब कुछ देश के नाम, पार्टी के नाम, पूरी संपत्ति दान कर दी। और उसके बाद जब देश में मौका आया, तो चाहे वो आजादी के बाद देश बनाने का हो, चाहे वो अमेरिका के खिलाफ लड़कर बांग्लादेश बनाने का हो, चाहे वो अपनी जान देने का हो इंदिरा जी द्वारा या राजीव जी द्वारा, ये परिवार वो है। आप इसको डरा रहे हो, धमका रहे हो, डरा रहे हो, बदनाम कर रहे हो, ये होने वाला नहीं है। पर ये कोशिश बीजेपी बेकार कर रही है। अच्छा ये होगा, सलाह ये है कि राजनीतिक लड़ाई लड़ें, और राजनीतिक लड़ाई लड़कर इस देश में लोकतंत्र को जो जो जिम्मेदारी है उसको पूरा करें। बस एक आखिरी सवाल आपसे करूंगी गुरदीप की, बीजेपी किस हद तक जा सकती है? ये तो हमने देखा था जब राहुल गांधी की सांसदी भी चली गई थी। क्या वाकई में ईडी के पास या बीजेपी के पास ये हिम्मत होगी कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी को इस केस में गिरफ्तार कर सके? नीलू जी, बीजेपी क्या कर सकती है, क्या नहीं कर सकती है, इस पर कोई कमेंट नहीं। जैसे आपने खुद बोला, राहुल जी की तो मेंबरशिप ले ली थी, रिस्टोर हुई, राहुल जी जीत के आ गए, और राहुल जी तो जीते जीते अमेठी से हमारे वहां के कार्यकर्ता किशोर शर्मा भी हरा दिए, स्मृति ईरानी को। तो ये राजनीति है। बीजेपी क्या करेगी, इससे हमको चिंता नहीं। हमारी चिंता है हमारी पार्टी को क्या करना है। हमारी चिंता है कि हमको पब्लिक को साथ लेकर इनको चुनावी मात कैसे देनी है, और हम उस पर ध्यान देना चाहते हैं। पार्टी उस पर काम कर रही है। इस साल को खरगे जी ने संगठन का साल घोषित किया है, और अब आप देख रहे हैं लगातार हम लोग किस तरह से संगठन पे काम करना शुरू कर दिए हैं। बीजेपी का मुकाबला करने के लिए हमको बहुत सी चीजें करने की जरूरत है, जिसमें संगठन पे काम करना एक है,
जिसमें हमें अपनी बात को बेहतर तरीके से कहने की बात पहुंचाने की बात करनी है। हमको अपना ऑल्टरनेटिव विजन लोगों को देना है। हमको चुनावी तैयारी समय पे करनी है। यही वजह है कि पहली बार आपने देखा है कि बिहार का चुनाव अक्टूबर नवंबर में होगा, लेकिन कल ही खड़गे जी राहुल जी के साथ केसी वेणुगोपाल जी थे और तेजस्वी जी और उनकी टीम की मीटिंग हुई। हमारे बिहार के इंचार्ज और प्रदेश अध्यक्ष साथ में थे और ये तय हो गया कि हम इमीडिएटली 17 तारीख से गठबंधन का काम शुरू कर रहे हैं। कल तेजस्वी जी वहां पे सारे गठबंधन दलों की, इसमें कांग्रेस और लेफ्ट की पार्टीज भी हैं, वीआईपी पार्टी भी है और बाकी जिनको जोड़ना चाहेंगे फ्यूचर में वो होंगे, उनकी कल मीटिंग कर रहे हैं। और हमने सीटों का चयन, सीट बाय सीट एनालिसिस, गठबंधन का काम, मैनिफेस्टो का काम, कोऑर्डिनेशन का काम अभी शुरू कर दिया है। ये हमारी प्रायोरिटी है। बीजेपी जो करती है वो करती रहे, उससे ना हम लोग घबरा रहे हैं ना हम लोग डर रहे हैं, बल्कि उससे एक चीज हो रही है कि हमारी पार्टी के कार्यकर्ता एकजुट हो रहे हैं और वो गुस्से में आकर उसको जोश में बदलकर काम करने की अब तैयार हो रहे हैं। चलिए, थैंक यू सो मच गुरदीप फॉर जॉइनिंग, थैंक यू वेरी मच।